हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने साथ अपनी क्लास में। तो आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला फिजिकल का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट। ओके, तो चलो जल्दी से आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं फटाफट से। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेकंड, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट। ओके, तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ एक्सरसाइज गाइडलाइंस जो हमारे WHO के द्वारा दी गई है। ठीक है, मतलब डिफरेंट एजेस ग्रुप के लिए ये गाइडलाइंस क्या है करी गई है। ठीक, तो इन गाइडलाइंस में क्या दिया गया है, ये क्या बोला गया है WHO के द्वारा, वो मैं बात बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज हम करते हैं, एक्सरसाइज से हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज होती है उससे हमें कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं बेटा जी। तो वो बेनिफिट सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज का, तो उसका सबसे पहला बेनिफिट यह है कि इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि एक हमारे अंदर क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कुछ करने का। ओके, दूसरा टू बेटर कंट्रोल ओवर इमोशंस, हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने में क्या होता है, थोड़ा मदद होती है, आसानी हो जाती है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। ओके, फिर तीसरा टू रेड्यूस इन द लेवल ऑफ स्ट्रेस, एग्जीनिस एंड डिप्रेशन। तो हम अगर किसी प्रकार से स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है या एग्जीनिस मतलब किसी चीज के उसमें खोए पड़े हैं हम पूरी तरह से, तो हम उससे क्या आ सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उसके लेवल को कम किया जाता है। ओके, तो आप कभी भी देख लेना, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप कभी जिम वगैरह चले जाना, एक्सरसाइज करना, आपका स्ट्रेस खुद ही कम हो जाएगा। तो बस वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, फिर आगे बात करूं तो मेंटेनेंस हेल्थी वेट, ये हमारा क्या रखता है, हेल्थी वेट को मेंटेन करके रखता है एंड सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ाता है। ओके, एंड टू हेल्प इन द सोशल, इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ, और ये हमें सोशली, मेंटली और इमोशनली क्या करता है, ग्रोथ करता है। मतलब हमें तैयार करता है कि किस तरीके से हमें रहना है। ठीक, जैसे कि लाइक हमें इमोशंस, हमारे क्या इमोशंस होने चाहिए, हमारी मेंटलिटी हेल्थ क्या होनी चाहिए, हमारी सोशल ग्रोथ क्या होनी चाहिए, उसको क्या करता है, हेल्प करता है ग्रोथ करने में। ओके, फिर वही अगर छठी में बात करूं तो छठे नंबर पर जो बेनिफिट्स है वो हमारा है स्ट्रॉन्ग मसल्स मिलती है हमें इससे, और बोन्स मिलती है। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी जो मसल्स होती हैं और बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये कुछ बड़े 6 बेनिफिट्स हैं हमारे बेटा जी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज के या एक्सरसाइज के। ओके, तो चलो अब हम गाइडलाइंस को पढ़ते हैं कि हमारे WHO के द्वारा क्या गाइडलाइंस दी गई हैं डिफरेंट एजेस ग्रुप के लिए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट्स मतलब जो 1 साल से छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, इन्फेंट्स वो होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे अब जी छोटे से जो बच्चा है, ठीक है, ये जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो इसको कहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए और कैसे फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, उसके बारे में WHO ने बताया। देखो क्या बताया है, बोला है कि इस बच्चे को फ्लोर बेस्ड फिजिकली एक्टिविटी सेवरल टाइम्स करनी चाहिए आ डे, मतलब फ्लोर पर बच्चे को खेलना चाहिए, ठीक है, एक दिन में काफी बार, ठीक है, और 30 मिनट्स ऑफ अ टमी टाइम, और टमी टाइम के टाइम कम से कम 30 मिनट उसको खेलना चाहिए। ओके, चलो आगे मैं बात करता हूँ सेडेंटरी बिहेवियर क्या है बच्चे का। देखो, डोंट रिस्ट्रेन फॉर द मोर देन 1 आवर ऑफ अ टाइम, ध्यान रखना बच्चे का जो सेडेंटरी बिहेवियर है वो 1 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, ये बात आपको पहले बता देता हूँ। ठीक, उसके बाद इनकरेज द रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग व्हेन द सेडेंटरी स्क्रीन टाइम इज नॉट रिकमेंडेड, जब सेडेंटरी टाइम रिकमेंड ना हो, ठीक है, तो उस टाइम पे बच्चे को स्टोरी या रीडिंग, ठीक है, या स्टोरी टेलिंग करके बच्चे को सुनाओ, ठीक है, ताकि बच्चा उसमें लगा रहे। देखो, सेडेंटरी टाइम का या स्क्रीन का मतलब ये है बेटा कि जैसे कि टीवी मत दिखाओ बच्चे को, कंप्यूटर स्क्रीन मत दिखाओ, गेम्स मत दिखाओ, मोबाइल्स मत दिखाओ, इसका मतलब ये है। ओके, अगर वो चीज जब रिकमेंडेड नहीं होती, ठीक है, सेडेंटरी स्क्रीन, तो उस टाइम पे आप बच्चे को रीडिंग करो, ठीक है, स्टोरी टेलिंग करो बच्चे को, ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट है बच्चे के लिए, उसके बिहेवियर के लिए। ओके भाई, अगर मैं बात करूं एक छोटे इन्फेंट के लिए स्लीप कितनी जरूरी है, देखो कम से कम 14 से 17 आवर्स क्लियर, एक छोटे बच्चे को सोना ही चाहिए जो 1 ईयर से छोटा है। ओके, और 12 से 16 घंटे तक करीब, ठीक, आपके 4 से जो 11 मंथ के बच्चे होते हैं, जो 4 से 11 मंथ के बच्चे होते हैं, उनको कम से कम 12 से 16 घंटे सोना चाहिए। और ये वाले जो होता है 14 से 17, ये जो 0 से 3 महीने तक के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए है। ओके, एंड गुड हेल्थ होती है ये, या मान लो गुड क्वालिटी स्लीप होती है बच्चे के लिए, और इंक्लूडिंग नैप। और बच्चा कई बार आपने देखा ना, कई बार सो जाता है थोड़ी देर, फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है, फिर उठ जाता है, तो वो नैप भी इसके अंदर ही इंक्लूड है। ओके, तो ये इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर के बच्चे के लिए गाइडलाइंस दी है WHO ने कि किस तरीके से एक छोटे बच्चे को रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था बच्चे का। अब हम बात करते हैं आगे कि जो हमारे टोडलर्स होते हैं, टोडलर्स मतलब बेटा जो हमारे करीब 1 ईयर से 2 ईयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें हम टोडलर्स कहते हैं। ओके, टोडलर्स बोलते हैं उनको।
तो उनका सेडेंटरी बिहेवियर अगर मैं बात करूं तो सेम एज बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, जैसे कि इन्फेंट्स का था। देखो, डोंट रिस्ट्रेन फॉर द मोर देन 1 आवर एट अ टाइम, उनका भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहता। नो स्क्रीन टाइम, नो स्क्रीन टाइम मतलब उनको मोबाइल वगैरह ये सब नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल भी नीड नहीं होती, रिकमेंडेड करा ही नहीं जाता। डब्ल्यूएच मना करता है साफ साफ कि छोटे बच्चों को भी फोन वगैरह नहीं देना चाहिए। ओके, एंड सेडेंटरी टाइम शुड बी नो मोर देन 1 आवर, और अगर आप किसी वजह से दे भी देते हो फोन तो 1 घंटे से ज्यादा कभी बच्चे को फोन देना नहीं चाहिए। ओके, एंड इनकरेज द रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि आप स्टोरी टेलिंग करो बच्चे को और रीडिंग करके सिखाओ, ठीक है, ये चीज है हमेशा ध्यान रखना, क्लियर, टोडलर्स के लिए भी और इन्फेंट्स के लिए भी। ओके, अब देखो यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए बच्चे, कम से कम बच्चा 3 घंटे, ठीक है, वैरायटी ऑफ टाइप्स फिजिकल एक्टिविटी करे, मतलब 3 आवर्स, ठीक है, अलग अलग प्रकार की उसको क्या करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए बच्चे को। ओके, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, और पूरे दिन में कह रहा हूं मैं ये, ठीक है, पूरे होल डे के अंदर इतना करना ही चाहिए बच्चे को, जैसे कि लाइक फ्लोर पर खेल रहा है बच्चा, ठीक है, या फिर उसको बाहर ले जाया जा रहा है थोड़ा बहुत बाहर की तरफ, ठीक, थोड़ा मतलब उससे करवाओ, जैसे कि उसका अगर वो मान लो क्रॉलिंग नहीं कर पा रहा, अपने घुटने के बल नहीं चल पा रहा, ठीक है, अभी भी, तो उसको उसका सर हाथ पैर उसको बेड पे पड़े पड़े उसके हिलाने चाहिए, ठीक है, ताकि मूवमेंट आए उसकी बॉडी में। ओके, तो वो चीज बेटा, ठीक। उसके बाद बच्चे की स्लीप कितनी जरूरी है एक टोडलर के लिए, 14 से 17 घंटे कम से कम एक टोडलर को स्लीप चाहिए ही चाहिए। ओके, इंक्लूडिंग नैप उसकी। ओके, अब बात हम करते हैं आगे चिल्ड्रंस, जो 3 से 4 इयर्स के बच्चे होते हैं ना, उनके बारे में। तो देखो, इनका सेडेंटरी बिहेवियर बिल्कुल एज अ टोडलर्स की तरह होना चाहिए, ठीक है, यह होता है, और फिजिकल एक्टिविटीज भी एज अ टोडलर्स की तरह ही करो, ठीक, जैसे कि इसकी थी फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही, और सेडेंटरी बिहेवियर भी। लेकिन स्लीप की अगर मैं बात करूं तो इनकी स्लीप के जो आवर्स हैं थोड़े कम हो जाते हैं, 10 से 13 घंटे कम से कम इनको सुलाना चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग नैप। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं चिल्ड्रन एंड यूथ। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रंस की और यूथ की, जो 5 से 17 ईयर्स होते हैं ना, ठीक है, इस एज के बीच के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। देखो, इनका क्या है, एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, लाइक जैसे कि स्पोर्ट्स, ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें इनको बताओ, ठीक, ये सारी इनकी एक्टिविटी लाइक गेम्स प्ले, ठीक है, स्पोर्टिंग, ये सब करानी चाहिए, साइकिलिंग वगैरह भी करवा सकते हो आप इनको, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी बोई होनी चाहिए मॉडरेट टू वेगरस, मतलब सिंपल से थोड़ी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए बच्चा, ठीक। फिर उसके बाद ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 1 आवर कम से कम, एक दिन में कम से कम 1 घंटे तो ये एक्टिविटीज बच्चे को करनी ही चाहिए। ओके, एंड बेनिफिट्स क्या है एज अ एक्सरसाइज, देखो इसके बेनिफिट्स वही है, अगर बच्चा ये सब करता है, चिल्ड्रन और यूथ ये सब चीजें करता है, तो उनके बेनिफिट्स सेम एज यही बेनिफिट्स है, ठीक है, जो बेनिफिट्स हैं वही सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे। ओके भाई, अगर मैं बात करूं बेटा जी अब अडल्ट, अडल्ट मतलब जो 18 साल से 64 ईयर्स के होते हैं ना, क्लियर, समझ रहे हो, 18 से 64 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, जिन्हें हम बड़े बोलते हैं एक तरीके से अडल्ट, उनकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो उनको देखो क्या करना चाहिए एक्टिविटी में, वॉकिंग जॉगिंग जरूर करनी चाहिए, स्विमिंग, ठीक है, उसके बाद वेट ट्रेनिंग एंड डांसिंग, हाउस होल्ड वर्क जैसे कि लाइक कार वॉशिंग वगैरह, ये सब उनको करना चाहिए, और एरोबिक एक्टिविटीज भी करनी चाहिए, और एक्सेट्रा। तो बेटा जी ये एक्टिविटीज करनी चाहिए अडल्ट्स को। ओके, अब इनके बेनिफिट्स अगर मैं बात करूं अडल्ट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इन सारी एक्टिविटीज के, तो देखो इनकी एक्टिविटीज के बेनिफिट्स है जैसे कि लोअर रिस्क ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो उसका रिस्क कम हो जाएगा, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम आती है, लंग्स की प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है, कम हो जाते हैं इन चीजों से। फिर रेड्यूस द चांसेस ऑफ हिप या वरेटेवर फ्रैक्चर्स, ठीक है, जो हिप वगैरह होते हैं ना हमारे, वहां पे कुछ फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो लोगों के वो फ्रैक्चर्स क्या होता है इससे रेड्यूस होते हैं, अगर आप करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह, तो शायद वो फ्रैक्चर ना आए आपके। ओके, एंड टू डेवलप हाई लेवल ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी मस्कुलर फिटनेस, और हमारे जो अंदर कार्डियो होते हैं, मतलब जो दिल होता है हमारा, रेस्पिरेटरी जो उसकी रेस्पिरेटरी मतलब जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं, उसकी बात कर रहा होगा, तो यहाँ पे उसका लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, हम इजिली सांस ले पाते हैं, इजिली उसको छोड़ पाते हैं फिटनेस के कारण। ओके, और एक अच्छी फिटनेस होती है जिससे हम काफी कम बीमार भी पड़ते हैं। ओके, एंड मेंटेन द हेल्थी वेट, और इससे भी क्या होता है, हेल्थी वेट मेंटेन रहता है, एंड लोअर रिस्क नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो आपके अंदर ही, ठीक है, क्या हो जाती है, बन जाती है बिना किसी के जरिए। ओके, ऐसे डिजीजों से क्या हो सकते हो, आप बच सकते हो, या रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, और डिप्रेशन जो होता है ना, किसी को डिप्रेशन में आ जाता है कोई, वो भी आपका कम हो जाएगा। ओके, फिर ओल्डर जो है, ओल्डर अडल्ट लाइक 65 ईयर्स से या उससे अब, तो ध्यान रखना उनकी एक्टिविटी एज अडल्ट सेम यही एक्टिविटीज करनी है उनको भी, और बेनिफिट्स जो है उनके सेम यही बेनिफिट्स मिलेंगे उन्हें भी, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये था WHO की तरफ से जो सम गाइडलाइंस दी गई थी, ठीक है, सभी डिफरेंट एजेस ग्रुप के लिए। ओके, तो अब जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो,
अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब हम पढ़ते हैं कि डिफॉर्मिलिटीज कुछ हो जाती है, मतलब बॉडी में कुछ कमियां आ जाती है, तो जरा उनके बारे में बात करते हैं। ओके, A few moments later. तो चलो बेटा जी जल्दी से देखते हैं कि हमारा जो ये पोस्चर्स में डिफॉर्मिटीज होती है ये किस तरीके से आते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो पोस्चर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि आपके पोस्चर्स दो टाइप के होते हैं, एक डायनेमिक होता है, ठीक है, और एक स्टैटिक पोस्चर्स होता है। आपके ये दो पोस्चर्स होते हैं। डायनेमिक, जो डायनेमिक होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके से कोई पर्सन किस तरीके से अपने आप को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे कि लाइक वॉकिंग, ठीक है, रनिंग, इस तरीके से। ओके, वही अगर स्टैटिक्स में बात करूं तो किसी बंदे ने अपने आप को किस तरीके से स्टेशनरी पोजीशन में खड़ा कर रखा है या रोक रखा है, जैसे कि लाइक स्टेशनरी पोजीशन मतलब एकदम रुका हुआ, ठीक है, नॉट मूविंग। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि लाइक आपको हो सकता है कि कोई बंदा एकदम खड़ा है, ठीक है, या फिर बैठा ही है, इस तरीके की पोजीशन हमारी क्या कहलाती है, स्टैटिक पोस्चर्स कहलाती है। जब इन दोनों पोस्चर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए या डिफिकल्टीज आए इनको करने में, ठीक है, इन दोनों पोस्चर्स को, तो समझ लो उसे ही हम कहते हैं पोस्चर्स डिफॉर्मिटीज। ओके, तो पोस्चर डिफॉर्मिटीज यही होती है हमारी। देखो, और ये कब आ सकती है मैं बताता हूं आपको, जब आपका कभी मेल न्यूट्रिशन हो जाए या मेल फॉर्मेशन हो, ठीक है, किसी भी एनी पार्ट ऑफ दी बॉडी के किसी भी पार्ट में। ओके, जैसे कि लाइक उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको कि डिफिकल्टीज आएगी आपको, जैसे कि स्टैंडिंग या वॉकिंग या रनिंग करने में, ठीक है, तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी में क्या है, एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। ओके, तो ये बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है और इनके बहुत सारे कोजेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनके कोजेस क्या है, क्या कारण है, ठीक है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के। ओके, पहला देखो, पहला कारण ये है कि बाय बर्थ, ये जन्म से ही हो सकता है, किसी किसी को जन्म से मिल जाता है, जैसे कि मतलब बच्चा पैदा होता है तभी से उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी पार्ट में, ठीक है, तो समझ लो वो बाय बर्थ हो गया। उसके बाद किसी कभी कभी बीमारियों के कारण भी ये हो जाता है, फिर कभी इंसिडेंट के कारण, हैबिट्स होती है कुछ, ठीक है, जैसे कि पुअर हैबिट्स, लाइक बंदे को बैठने की आदत बड़ी अजीब होती है, कोई कोई बंदा क्या करता है अपने जो बैक होती है उसको बैंड करके बैठता है, जिससे कि क्या कई बार क्या होता है उसकी बैंड ऐसे के वैसे रह जाती है, ठीक है, तो इस तरीके की हैबिट्स, लाइक मान लो फैशन के कारण, जैसे कि बहुत टाइट, वेरी टाइट कपड़े पहन रहा है कोई बंदा, है ना, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन रहा है, तो जिस वजह से उसका शोल्डर झुक गया या उसकी कमर झुक गई टाइट के कारण, ठीक है, सही से चल नहीं पा रहा, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इन सब चीजों से। अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन, गंदगी में मतलब कहीं रह रहा बंदा, साफ जगह नहीं है, जिस वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इम्प्रॉपर डाइट होना, सही से खाना नहीं मिल रहा उसको, मतलब एक तरीके से मान सकते हो बैलेंस डाइट नहीं ले पा रहा, और लैक ऑफ अवेयरनेस, उसको मतलब जागरूकता नहीं है, बिल्कुल भी जानता नहीं है चीजों के बारे में। एंड एक्सरसाइज कर रहा है पर इम्प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहा है या मान लो कर ही नहीं रहा, ठीक। ऑब्सिटी मतलब बहुत ज्यादा मोटापा है, ठीक है, मोटापे के कारण भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये मोटापे के कारण भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये कुछ कॉजेज है जिससे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हो सकती है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे कॉमन जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो है आपकी नॉक नीज, क्लियर, नॉक नीज, एंड या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जैनु बलगम, ठीक है, जैनु बलगम इसका दूसरा नाम है, जिसमें हम नॉक नीज कहते हैं जिसे हम। ओके, देखो ये देखने में कैसे लगते हैं, इसकी प्रॉब्लम में होता क्या है, देखो कुछ इस प्रकार, जैसे आपको इमेज में देख पा रहे हो ना, किस तरीके से मतलब जो पैर होते हैं, ठीक है, वो मुड़ जाते हैं, मतलब जो नी होती है ना घुटने, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मुड़ से आते हैं, ये देख लो आप, क्लियर। तो अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें इस वजह से होता है क्योंकि नी मिस अलाइनमेंट, कई बार जो नी होती है हमारी उसका अलाइनमेंट मिस हो जाता है, या जिसके कारण टर्न नी इनवर्ट, और जिस वजह से ना जो हमारी नी होती है वो अंदर की तरफ थोड़ी सी मुड़सी जाती है, कुछ लाइक इस तरीके से। ओके भाई, अगर मैं बात करूं इस बीमारी का होने का या इस डिफॉर्मिटीज होने का रीजन क्या है, पहला रीजन है कि फ्लैट फुट का होना, ठीक है, फ्लैट फुट लाइक दिस ऐसे, जैसे कि इमेज में आप देख सकते हो फ्लैट फुट। ओके, एंड भाई आपका फ्रैक्चर्स होना या इंजरीज के कारण, या फिर नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे कि नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिर नी जॉइंट्स में कोई फ्रैक्चर आ गया या कोई इंजरी हो गई, या फिर रैकेट्स, आपको पता है एक बीमारी होती है रैकेट आपकी, क्लियर। एंड ऑब्सिटी, मोटापे के कारण, कि बचपन में बहुत ज्यादा मोटा था बच्चा, ठीक है, जिस वजह से बहुत ज्यादा लोड पड़ा उसकी पैरों पे, जिस वजह से उसकी जो मतलब नी अलाइनमेंट्स थे वो मिस हो गए। ओके, उसके बाद लैक ऑफ बैलेंस डाइट, खाना सही से नहीं मिल पा रहा बच्चे को जो मिलना चाहिए। मस्कुलर वीकनेस के कारण भी हो सकता है ये, इंजरी और इन्फेक्शन होना नी के अंदर, या लैक ऑफ विटामिन डी और कैल्शियम के कारण, या फिर अर्थरिटीज के कारण नी के अंदर, ये कुछ बीमारियां हैं, ठीक है, अर्थरिटीज, अगर इसकी प्रॉब्लम आती है तो इससे भी बच्चे की ये प्रॉब्लम हो सकती है नो नी की। ओके, तो ये कुछ कॉजेज है बेटा जिस वजह से आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, डिफॉर्मिटीज क्रिएट हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। ओके, अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो रही है,
देखो उसके भी कुछ सिम्टम्स है। पहला सिम्टम्स कि आपको चलने में या फिर भागने में प्रॉब्लम आएगी। ओके, कई बार खड़े होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, एंड मिस अलाइनमेंट होना नीज में से, ठीक है, मतलब नीज में से क्या हो गया, मिस अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट है ही नहीं आपकी नी में मान लो। एंड पेन होना, ठीक है, आपके नी में मतलब आपके घुटनों में पेन होता है, और पेन इन हिप्स, और आपकी जो हिप होती है ना, ठीक है, मतलब पीछे का जो हिस्सा होता है आपका, ठीक है, वहां पे पेन होता है, और एंकल में भी आपके पेन होगा, फिर फिट में भी मतलब पैरों में भी आपको दर्द मिलेगा, अनबैलेंस्ड स्टैंड, आप सही से खड़े भी नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स है जिस सिम्टम से ये पता चलता है कि हमें नोक नीज की प्रॉब्लम हो गई है। ओके, ये डिफॉर्मिटीज होती है हमारी। ओके, अब यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम्स हो गई, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, है ना। अभी चलो कोई नहीं, डिफॉर्मिटीज हो गई, अब क्या कराया सकता है, लेकिन अब उसके कुछ मेजर्स तो होंगे, कुछ प्रिकॉशंस तो रही होंगी ना। तो पहली प्रिकॉशंस देखो उसकी क्या है कि आप बेटा प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करो। ओके, देन बैलेंस डाइट लो अपनी। ठीक, ये दो प्रिकॉशंस है जो आपको करनी ही पड़ेगी इसके अंदर। ओके, तीसरा आपको अब मैं बात करता हूं, देखो हाँ ये दो मेजर्स मतलब प्रिकॉशंस है इसकी। अब मेजर्स की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इस डिफॉर्मिटीज को सही कर सकते हैं। तो पहले तरीका यही है कि आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करो। ठीक है, कीपिंग पिलो बिटवीन द नीज, ठीक है, पिलो मतलब तकिए को, ठीक है, अपने पैरों के मतलब घुटनों के बीच में रखो, लाइक इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो फोटो के अंदर। एंड स्टैंडिंग इरेक्ट, और आपको सीधा खड़े होने की कोशिश करो कुछ समय के लिए। ठीक है, एंड योगा करो, योगा से बहुत प्रॉब्लम्स सही होती है, आपको भी पता ही बात, तो योगा करो। ठीक, एंड परफॉर्मिंग, ठीक है, पद्मासन एंड गोमुख आसन। तो ये गोमुख आसन, पद्मासन, इस प्रकार के कुछ योगा करो, ठीक है, आसन करो। ठीक है, तो आपके ये चीज क्या हो सकती है, सही हो सकती है। एंड लूज वेट, और अपने बॉडी का वेट कम करो। क्यों, क्योंकि देखो ऑबसिटी के कारण बढ़ी थी ना ये प्रॉब्लम हमें। देखो ऑबसिटी मैंने बताई थी आपको, ये देखो ऑबसिटी है ना, मोटापे के कारण हुई थी ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट लूज करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो घुटने उन पे वेट कम रहेगा, तो सिंपल चीज है वो थोड़ा जल्दी अलाइनमेंट आएंगे उसके। ओके, इस तरीके से। तो ये बेटा पहली डिफॉर्मिटीज थी आपकी जो कॉमन है, ठीक है, जो पाई जाती है। अब हम दूसरी की बात करते हैं। दूसरी हमारी डिफॉर्मिटीज है फ्लैट फुट। देख सकते हो लाइक कुछ इस तरीके से हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, हमारा पैर। एंड इसका दूसरा नाम है पेज प्लेनस एंड फॉलेन आर्क। क्योंकि जब ना हमारा फ्लैट फुट होता है, तो समझ लो आपके पैर में दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी, आपके मतलब फुट में बिल्कुल भी पेन होने वाला नहीं है। ओके, तो इसलिए हम इसे फॉलेन आर्क भी कहते हैं। ओके, अब इसके कोशिश क्या है, इसके भी कुछ रीजन है होने के। सबसे पहला रीजन तो वही वीक मसल्स होना, ठीक, ऑबसिटी का होना, बहुत ज्यादा मोटापा होना, एंकल या फीट में इंजरी होना, ठीक है, बियरिंग इम्प्रॉपर शूज, सही प्रकार के जूते नहीं पहन रहे आप, ठीक है, एंड आर्थराइटिस मतलब वही बीमारी होना जो ऊपर हुई थी। उसके बाद प्रिकॉशंस, क्या सावधानियां बरत सकते हो आप इसमें। पहली सावधानी कि आप सही प्रकार के जूते पहनो अपने साइज के हिसाब से अपने पैरों के, एंड नेवर वॉक बेयरफीट, नंगे पैर नहीं चलना चाहिए इस बीमारी में या इस डिफॉर्मिटीज के अंदर। ठीक है, एंड अवॉइड ऑबसिटी, और मोटापे को थोड़ा अपने कंट्रोल करो या अवॉइड ही करो पूरी तरह से। ठीक है, मतलब फैट की जो चीजें उनको खाने बंद कर दो। एंड कैरिंग हैवी वेट, और जो भी आप हैवी वेट ठाके घूम रहे हो, तो उस वेट को क्या करो, अवॉइड करो। हैवी वेट बिल्कुल भी मतलब, क्योंकि आपके पैरों पर पूरा असर पड़ता है उससे, इस वजह से। ठीक है, तो ये दूसरी बड़ी डिफॉर्मिटीज है। क्लियर, अब इसको सही कैसे कर सकते हैं हम, देखो सही करने का तरीका। सबसे पहले सही करने का तरीका यह है कि आप वॉकिंग, जंपिंग और स्टैंडिंग करो हील्स पर, मतलब हील्स पे चलो, कूदो, ठीक है, या फिर खड़े हो। एंड टोइज एंड फीट पैरेलल टू ईच अदर। अब कैसे, लाइक आप उस इमेज में देखो, ठीक है, जिस लग रहा है ना आपको उस इमेज में जैसा दिख रहा है, बस वैसे ही आपको यहाँ पे करना होता है। फिर दूसरा वॉकिंग ऑन स्लोपिंग, स्लोपिंग पे चलो, मतलब ऐसे करके थोड़ा नीचे, ऐसे करके जो चलते हैं, अनइवन सरफेस पे चलो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्यों अनइवन सरफेस पे, क्यों, क्योंकि आपका पैर क्या है, एकदम फ्लैट हो गया ना, आपको उसको थोड़ा सा मोड़ना है हल्का सा, ठीक, तो उस चीज के लिए। क्लियर, एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड हुपिंग विद द नी बैंड, अपनी नी बैंड की मदद से, ठीक है, आगे पीछे को पैर को करो। ठीक है, एंड योगा, योगा तो बहुत जरूरी चीज है। देखो योगा तो आप ऐसा मान लो कि हर डिफॉर्मिटीज के अंदर आपको मेजर में डाल देना है। ठीक है, ये कॉमन है योगा। क्लियर, कोई भी डिफॉर्मिटीज हो, योगा आप रख ही सकते हो। ओके, अब तीसरी डिफॉर्मिटीज हमारी है राउंड शोल्डर। आपने कई बार देखा होगा लोगों का ना शोल्डर कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक है, तो बस वही समझ लो राउंड शोल्डर, उसी को हम कहते हैं। ठीक, यही हमारी एक डिफॉर्मिटीज होती है, और इसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है बंदे को। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, राउंड शोल्डर जो है हंच बैक का होना, मतलब जो हमारी कमर है वो झुक सी जाती है थोड़ी। ठीक है, एंड फॉरवर्ड हेड एंड पोस्चर्स, हमारा सर हमेशा ऐसा आगे की तरफ रहेगा। ठीक है,
आप देख सकते हो पिक्चर में भी, जैसे कि मैं करके भी दिखा रहा हूँ, पिक्चर में भी आप देख सकते हो वैसे। एंड लैक ऑफ शोल्डर मोबिलिटी, और कई बार हमारा जो ये शोल्डर है, ठीक है, आप इसे ज्यादा हिला नहीं पाओगे, दिक्कत आएगी हिलाने में, मतलब ठीक है, मूव करने में। ओके, ये हमारे कुछ सिम्टम्स है राउंड शोल्डर के। फिर कोजिस क्या है, किस रीजन से ये हो रहा है, ये हेरिडिटी हो सकता है, ये आपको आपके पेरेंट्स से भी मिल सकता है एज अ देन, ठीक है, जैसे कि मान लो आपके किसी पेरेंट्स को होगा राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम, तो वो आपको आ सकती है। फिर बियरिंग टाइट क्लोथ, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। एंड सिटिंग ऑन इम्प्रॉपर फर्नीचर, आप किसी फर्नीचर पे बैठ रहे हो पर वो फर्नीचर जो है इम्प्रॉपर तरीके से है या टूटा हुआ है कुछ है, और आप जब मस्त करके बैठ गए उस पे, है ना, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर रहे हो पर ढंग से नहीं कर रहे, इम्प्रॉपर एक्सरसाइज हो रही है, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इंजरी और डिजीज, ये तो कॉमन है, ठीक है, किसी भी बीमारी या चोट चाट से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपकी बॉडी में। ओके, अब आप इसको सही कैसे कर सकते हो, सही करने का तरीका कि पहला स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, अपनी मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, और स्ट्रेच करो ज्यादा से ज्यादा। जैसे किस प्रकार के स्ट्रेचिंग, लाइक जैसे कि टी स्ट्रेचिंग करो, ठीक है, बॉल स्ट्रेचिंग करो, हैंड क्लैप्स स्ट्रेचिंग करो, ठीक है, प्लंक्स, ठीक है, ये प्लैंक्स करो, एंड पुल अप्स एंड रिवर्स स्ट्रेचिंग करो शोल्डर की। ओके, ये कुछ तरीके हैं इसको सही करने के। फिर दूसरा तरीका है कीपिंग स्पाइन स्ट्रेट, अपनी जो कमर है उसको एकदम स्ट्रेट करके ऐसे बैठो, ठीक है, कोशिश करो कि स्ट्रेट बैठो। फिर योगा करो, ठीक है, और कुछ आसन है जैसे कि चक्रासन और धमारू आसन, ठीक है, ये कुछ आसन से भी आप क्या कर सकते हो, इसको सही कर सकते हो। ओके, अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ हमारा जो, ठीक है, डिफॉर्मिटी है, वो हमारी लोडोसिस। ओके, लोडोसिस में क्या होता है, देखो ये हमारी बॉडी में पेन और डिस्कम्फर्ट लाती है, और लोडोसिस जो है वो भी एक कमर की ही प्रॉब्लम है, ये बात ध्यान रखना। ओके, इफेक्ट लोअर बैक और नेक पे असर करती है, और लोडोसिस का देखो इमेज आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, ये हमारी एबिलिटी टू मूव, हमें चलने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मतलब जो हमारी चलने की क्षमता होती है ना उसको कम कर देती है। ओके भाई, अगर मैं इसके कोजेस की बात करूं तो कोज वही है सिंपल, कि स्पाइनल मसल्स में कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई डिजीज है वो, ठीक है, उस वजह से, या फिर इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट नहीं मिला, मतलब अच्छे से खाना नहीं मिल रहा आपको सही सा, या फिर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, आपकी जो मसल्स बनी है वो सही से डेवलप नहीं हो पाई, या फिर ऑब्सिटी ज्यादा मोटापे के कारण, या पुअर पोस्चर्स, ठीक है, हैबिट, आप गलत तरीके से बैठते उठते हो, उस वजह से भी हो सकता है। बीकिंग एंड टाइटनिंग ऑफ हिप एरिया, आपका जो हिप एरिया या तो वो बहुत ज्यादा कमजोर है या बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है, उस वजह से भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, मेजर्स किस तरीके से सही कर सकते हो, पहला यूज ऑफ ब्रेसिस, ठीक है, एंड इवन द सर्जरी भी करवा सकते हो, एंड वेट लूज कर लो, फिजिकल थेरेपी के थ्रू भी हो सकती है, सही है। टू डेवलप स्ट्रेंथ इन पैब्लिक रेंज, अपनी पैब्लिक रेंज को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, मतलब हिप वाली साइड जो आपकी उसको योगा वगैरह करो, मेंटेनिंग करो गुड पोस्चर्स, बैलेंस डाइट लो, और टॉय टचिंग एक्सरसाइज करो अपनी, सिंपल। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ओके भाई, अगर मैं बात करूं पांचवा, तो पांचवा है काइपोसिस, ये भी हमारी मतलब हमारी जो बैक होती है ना कमर, उसी से रिलेटेड एक, ठीक है, डिफॉर्मिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी जो बैक होती है ना वो राउंड, मतलब आप कह सकते हो ऊपर से ना थोड़ी ऐसी घूम सी जाती है, देखो लाइक ऐसे, क्लियर, इस तरीके से घूम जाती है वो, ठीक। एंड कोजिस, कोजिस क्या हो सकता है, हेरिडिटी, आपको आपके पेरेंट्स से मिल सकती है, या फिर एजिंग के कारण, ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से हो जाती है, या फिर किसी बीमारी के कारण, मेल न्यूट्रिशन, खाना वगैरह सही से नहीं मिले तब हो जाता है, पुअर बोय प्रोचुअल्स हैबिट, सही से आप बैठ उठ नहीं रहे उस वजह से, या फिर वीकनेस इन मसल्स, या मसल्स के अंदर कुछ वीकनेस होना। ओके, सिम्टम्स क्या है, वही पेन होगा आपको, और डिसफिगरिंग हो जाएगी, ठीक है, मतलब आप सही से बैठ नहीं पाओगे, ठीक है, लाइक, और इनस्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी बॉडी में, मतलब आप सही से कुछ कर पा नहीं पाओगे सही से, जैसे कि चलना फिरना, बैठना उठना, ये सब नहीं कर पाओगे ढंग से। ओके, फिर मेजर्स क्या, किस तरीके से आप सही कर सकते हो, कॉमन है एक्सरसाइज, फिजिकल थेरेपी, स्विमिंग वगैरह करो, ठीक है, जिम बॉल की एक्सरसाइज करो, योगा करो, एंड यूज फ्लैट बेड विदाउट अ थिन, सॉरी विथ थिन पिलो, एकदम फ्लैट बेड का यूज करो, फ्लैट बेड पे एक थिन पिलो होनी चाहिए आपके पास सोते समय, ठीक है, एंड बेंड योर हेड बैकवर्ड, और आपके सर को ऐसे करके रखो पीछे थोड़ा, ठीक है, उससे भी हो जाता है। स्टैंडिंग पोजीशन में जब आप खड़े हो तो अपने सर को ऐसे रख के खड़े हो थोड़ा, ठीक है, तो ये कुछ डिफॉर्मिटीज थी जिसको इस तरीके से सही किया जा सकता है, ये सिम्टम्स है, कुछ कोजेस है। अभी हमारी कुछ डिफॉर्मिटीज हो रहा है दो, ठीक है, वो भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, फटाफट पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो चलो वो भी कर लेते हैं जल्दी से। 3 days later. तो बेटा जी दो और ये है डिफॉर्मिटीज आपकी, दूसरी जो है यहाँ पे मतलब 6 नंबर की, वो है स्कोलेरोसिस, जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारा स्पाइन होता है ना, मतलब जो ये चीज होती है हमारी यहाँ की,
ठीक है, ये टिल्ड हो जाते हैं, मतलब ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है ना जो, वो चीज पूरी टिल्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लाइक आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि पूरी मुड़ जाती है। ठीक है, मतलब आप ये मान लो कि एकदम खिसक सी जाती है इधर की तरफ या इधर की तरफ, किसी भी साइड जा सकती है। ओके, और ये क्या होता है इसके अंदर ना, हमारी जो स्पाइन होता है वो बैंड हो जाता है, तो मुड़ जाता है, या फिर हमारा ट्विस्ट हो जाता है। ठीक है, एंड ये रोटेट हो जाता है अपनी जगह से, मतलब हट जाता है। क्लियर। और इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि लाइक वर्क डिफेक्ट है, बचपन से ही मान लो हो सकता है ये चीज, और या फिर मान लो डिफरेंसेस लेंथ ऑफ द लेग, या मान लो जो पैर है, एक पैर थोड़ा बड़ा है मतलब लेंथ में, और दूसरा एक थोड़ा छोटा है, उस वजह से भी ये हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक। और फिर बियर एंड टियर इन स्पाइन, कई बार क्या होता है कि चोट वगैरह लग जाती है जिस वजह से टूट फूट हो जाती है हमारे स्पाइन के अंदर, उस वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। डन। फिर रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर्स, कई बार आप सही से खड़े नहीं होते, ठीक है, या चलते नहीं हो, उस प्रॉब्लम को या उस वजह से भी ये चीज हो जाती है। ठीक है, एंड इम्बैलेंस्ड डाइट, या कई बार आप खाना सही से नहीं खाते, उस वजह से हो जाती है। ठीक है, इसके तरीके क्या है सही करने के, वही पहला तरीका कि आप बियर ब्रेस, मतलब आप कोई बेल्ट वगैरह का यूज करो जिससे कि ये चीज जो है भाग रही है एक तरफ को, उसको रोका जा सके। ओके। दूसरा सर्जरी, अगर आप इस प्रॉब्लम से ज्यादा मतलब ना हो जाए आगे चल के, उसको रोकना चाहते हो तो आप सर्जरी कराओ। फिर एक्सरसाइज करो, या तो फिर ठीक है अच्छे से प्रॉपर वे में, एंड एरोबिक एक्टिविटीज करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो चीज सही होने की कोशिश में आए। एंड कुछ आसन है जैसे कि त्रिकोण आसन करो, या फिर अधोमुख आसन करो। ठीक है, और जनरल स्पाइनल एक्सरसाइज करो, ज्यादातर स्पाइनल एक्सरसाइज करो जिससे उसको हेल्प मिले। तो ये हमारा स्कोलोसिस के अंदर होता है। ठीक है, स्पाइनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। क्लियर। अब यहाँ पे आता है हमारा 7 जो डिफॉर्मिटीज है, वो है हमारी बॉब लैग। ठीक है, नाम से पता लग रहा है बॉब लैग, मतलब पैर जो होते हैं वो बॉब की तरह लगता है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर। इसमें क्या होता है कि हमारे लेग जो होते हैं लुक लाइक अ बॉब, इस तरीके से, मतलब कोस क्या हो सकता है, रिकेट्स की प्रॉब्लम के कारण, ऑब्सिटी मोटापे के कारण, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, की कमी से, या डिफॉल्टेड फूड वेयर, या इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, या सही से आप चल नहीं रहे तो उस वजह से। ठीक है, तो बेटा इन कुछ कॉजेज की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी में। अब देखो इसको सही कैसे किया जा सकता है, सही करने का तरीका ये है कि आप चलो पर कुछ डिस्टेंस तक चलो, वो भी इनर एज में, थोड़ा अंदर की तरफ पैर को करके। फिर वॉकिंग बाय बेंडिंग द टोए इनवर्ड, मतलब अपने टोए को थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे रख के चलो, अंदर की तरफ, ठीक है, पैर को, ताकि आप सही से चलो और ज्यादा से ज्यादा जो स्पाइनल है वो ठीक आपका हो जाए। एंड परफॉर्म, सॉरी, आपके पैर सही हो जाए, मतलब क्योंकि पैर की प्रॉब्लम है ना, स्पाइनल, सॉरी गलती से निकल गया मुझे। एंड परफॉर्म, ठीक है, ब्रूथ आसन करो। उसके बाद आर्द्र चक्रा आसन होता है, उसे भी करो। एंड यूज ब्रशेस, फिर से बेल्ट वगैरह का यूज करो। एंड बैलेंस डाइट लो। ओके, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिसकी तरीके से हम इस बॉब लैग की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। ओके, अब जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये सारे के सारे जो थी वो डिफॉर्मिटीज थी हमारी। ठीक है, अगर कोई भी अगर आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट करना। अब हम देखेंगे कि वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन होता है हमारे स्पोर्ट में। One eternity later. तो बेटा जी अब हमें पढ़ना है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसा है हमारे स्पोर्ट के अंदर। तो आपको मैं देखो एक चीज बता देता हूँ, आप इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बात करो, ठीक है, तो वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में नॉर्मली पार्टिसिपेशन होने लगा वुमेन का, लेकिन अभी भी ना हमारे इंडिया में कुछ ऐसा है कि अभी भी वुमेन्स को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। ठीक है, कि स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन करने के लिए, जैसे कि बहुत सारे फैक्ट है ऐसे, जैसे कि कुछ सोशल फैक्ट्स है कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि समाज में कि लड़की थोड़ी ना खेलेगी, ये वो ऐसे करके। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं कि बहुत से पेरेंट्स जो है वो पैसा लगाना ही नहीं चाहते वुमेन्स पे, ठीक है, या अपनी लड़कियों पर। और कुछ हमारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी है कि उनके अंदर खुद भी अपने आप में कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, कुछ कॉन्फिडेंस उनका लूज रहता है हमेशा। तो ऐसे कुछ चीजों की वजह से वुमेन जो है बहुत ज्यादा कम पार्टिसिपेट करती है हमारे इंडिया से। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अब हमारे इंडिया में भी क्या हो रहा है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है स्पोर्ट के अंदर। ठीक है, और गवर्नमेंट भी अब इस चीज को इनकरेज करने लगी है। ठीक है, धीरे धीरे। तो चलो देखते हैं जल्दी से अब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। जैसे कि देखो, अब मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड वुमेन्स पार्टिसिपेशन या वुमेन स्पोर्ट जो है आपका पूरे के पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। एंड इंडियन वुमेन जो है उनके पास क्या है, एक पोटेंशियल है, टैलेंट है। ठीक है, एक बढ़िया फ्यूचर है, टैलेंट भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ रीजन बताए उसके। ठीक है, क्यों नहीं थे, देखो जैसे कि मैंने रीजन बताया, वही रीजन है यहाँ पे भी, ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे कि लाइक साइकोलॉजी रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। ठीक है, कुछ कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। वही सोशल कोजेस, जैसे कि कुछ लोग उनको करने नहीं दे रहे, आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ठीक, इकोनॉमिक और फैक्टर्स, जैसे कि लाइक उनके पेरेंट्स उन पर पैसा खर्च करना नहीं चाहते। क्लियर, तो इस तरीके के कुछ फैक्टर्स हैं जिस वजह से वुमेन्स को पार्टिसिपेशन करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, वहीं अगर बात करूं मैं इसके बावजूद भी, ठीक है, इन इतने बड़े फैक्ट होने के बाद भी वुमेन्स क्या कर रही है, लगातार डेमोक्रेटिकली राइज हो रही है स्पोर्ट के अंदर, मतलब लगातार उनके नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स में। ठीक है, जैसे कि आप लगातार आप देख रहे हो कि इंडिया की बहुत सारी वुमेन्स है जिन्होंने बहुत सारी चीजें अचीवमेंट करी है स्पोर्ट के अंदर। ठीक है,
जैसे कि लाइक एक एग्जांपल लेता हूँ, सानिया मिर्जा ही ले लो आप बैडमिंटन में, ठीक है, पीवी संधू ले लो, है ना, ये सब कुछ आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी मतलब अचीवमेंट कर चुकी है वुमेन्स, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे इतना ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट भी कुछ लॉन्चेस कर रही है, सम प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम चलाया हमारी गवर्नमेंट ने भी, जैसे कि खेलो इंडिया स्कीम चलाई, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च, ठीक है, स्कीम चलाई। इसके अंदर मेनली वुमेन्स के ही टैलेंट को क्या करना था, हमें ढूंढना था, ओके। एंड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसे हम IOC के नाम से जानते हैं, ये तक अब वुमेन्स को क्या कर रही है, इनकरेज कर रही है स्पोर्ट में आने के लिए, ओके। क्योंकि आपको भी पता है वुमेन्स के पास टैलेंट है, एक पोटेंशियल है, इसलिए उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे देखो, अगर वुमेन्स हमारे स्पोर्ट में आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, तो उन्हें फायदा क्या हो सकता है, ठीक है, कुछ फायदे हैं उनको, फिजिकल भी, ठीक है, साइकोलॉजिकल और सोशल भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल पढ़ते हैं। फिजिकली अगर मैं बात करूं तो प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज, जो उनको बीमारियां हो जाती हैं कुछ, ठीक है, लाइफस्टाइल में, वो उनकी क्या हो जाएंगी, थोड़ी प्रिवेंट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ओके। एंड इंक्रीज बोन डेंसिटी, जो उनकी बोन डेंसिटी होती है, मतलब उनकी हड्डियां थोड़ी लड़कियों की कमजोर होती है, क्लियर। अब वो स्पोर्ट में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो उनकी वो हड्डियां क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ओके। एंड आपके टोन मसल्स, उनकी मसल्स भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपने देखा लड़कियों की मसल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा मुलायम होती है, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, मतलब आप छुओगे तो एकदम से दब जी जाएंगी, ठीक। लेकिन अगर आप स्पोर्ट में आ जाओगे तो स्पोर्ट की अगर लड़कियों की आप मसल टच करोगे तो हार्ड लगेगी उनकी मसल्स, ठीक है, इस तरीके से। एंड इंप्रूव कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो उनका कार्डियोवैस्कुलर मींस हार्ट वगैरह है, जो दिल वगैरह होता है, काफी कमजोर होते हैं, पर वो स्पोर्ट में आएंगे तो उनकी ये चीजें भी क्या हो जाएंगी, मजबूत हो जाती हैं। एंड कंट्रोल ऑब्सिटी, आपको पता है घर में पड़े पड़े लड़कियां मोटी होती चली जाती है, इस चीज पर भी क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। खाती रहेंगी घर पे तो क्या होगा, मोटी होंगी ना, तो इस वजह से अगर वो स्पोर्ट में आएंगे तो वो खाएंगे नहीं इतना, और फिटनेस में बनी रहेगी, इसलिए उनका जो मोटापा वो रुका रहेगा, डन। तो ये फिजिकल बेनिफिट्स मिलेंगी गर्ल्स को, ओके। भाई अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में, सबसे पहले उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद इनहेंस होगा उनका सेल्फ स्टीम, मींस उनका खुद का अपने अंदर से एक ये होगा कि हम कुछ करें, ओके। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनका जो स्ट्रेस होता है ना, ज्यादा घर पे पड़े पड़े फालतू का स्ट्रेस रहता है, वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। एंड कंट्रोल इमोशंस, आपको पता है लड़कियां इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती, मिनट मिनट में रो पड़ती हैं, है ना, और जिस वजह से लोग बात क्या करते हैं, उस चीज का फायदा उठाते हैं, क्लियर। लेकिन अगर वो स्पोर्ट में आएंगी, बाहर निकलेंगी, तो उनकी इस इमोशन को उनको क्या मिलेगा, एक जरिया मिलेगा कंट्रोल करने का, ठीक। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा उनका। एंड सेल्फ स्टीम, वो अपने आप में कुछ करने की सोचेंगी। एंड लीडरशिप, और लीडरशिप भी सीख जाएंगी वो, ओके। भाई अगर मैं बात करूं सोशल बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट उनको ये मिलेगा, मोर ओपन टूवर्ड द सोसाइटी, वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा ओपन हो जाएंगी। कैसे, लाइक अभी गर्ल्स अगर मान लो घर में है, तो वो सोसाइटी में किसी से बात करने से भी डरती है, कुछ भी करने से डरती है ना। पर अगर वो बाहर निकलेंगी, स्पोर्ट्स खेलेंगी, लोगों से मिलेंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सोसाइटी में किसी से भी बात करने से डरेंगी नहीं, ओके। कोई भी अगर स्टेप उनको लेना तो वो इजीली ले सकेंगी, ओके। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बनाना सीख जाएंगी, कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगी, किसी से कैसे बात करनी है, लाइक इंटर रिलेशनशिप, लोगों से बातचीत करेंगे तो उनकी एक रिलेशनशिप तैयार होगी, और कोऑपरेशन, ओके। तो ये कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे वुमेन्स को अगर वो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती है तो, ओके। अब आगे बात करते हैं कि हम सजेशन करते हैं कुछ, ठीक है, मैं सजेशन कर रहा हूं आपको यहाँ पे कि वुमेन्स को किस तरीके से हम इनकरेज कर सकते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए स्पोर्ट के अंदर, ठीक है। पहला, अवेयरनेस प्रोग्राम, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, या एनजीओ वगैरह की तरफ से, ताकि लड़कियों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि उनके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, ठीक है, वो ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट, ओके, इस तरीके से। लाइक फिर फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, देखो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मीडिया कवरेज और स्पॉन्सरशिप्स होनी चाहिए, कुछ स्पॉन्सरशिप और मीडिया कवरेज होगा तो लड़कियों को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। क्यों, पैसे की वजह से कई बार कर नहीं पाती ना लड़कियां कुछ, ठीक है, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, इस वजह से अगर स्पॉन्सरशिप होगी, पैसा कोई और लगाएगा, तो लड़की के पास टैलेंट होगा तो वो आगे काम कर सकती है, आगे जाके सपोर्ट या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकती है, ठीक है। भाई स्पोर्ट इक्विपमेंट्स बनने चाहिए लड़कियों के लिए भी, ठीक है, और अपॉइंट करना चाहिए वुमेन कोचेस को, क्लियर। वुमेन मतलब औरतों को जो कोच होती है उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो लड़कियों को ट्रेन कर सके, ओके। भाई अगर मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे कुछ ना स्पेशल कंसिडरेशन दिया जाता है या होना चाहिए लड़कियों के लिए, जिसमें जैसे कि लाइक मेनाक, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। आपको पता है लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, ऑब्वियसली सबको ही पता होगा ये बात तो इतनी सी, ठीक है, हर मंथ उनको पीरियड्स आते हैं और उसमें उनको काफी पेन वगैरह होता है, ठीक है, और काफी ज्यादा वो स्ट्रेस में चली जाती है, क्लियर। तो उस वजह से क्या होता है, उनकी जो पार्टिसिपेशन है या मान लो उनकी जो परफॉर्मेंस है उस लेवल में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्लियर। अब आपको खुद ही सोचो
जब उनको पीरियड्स होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक। तो उसी वजह से क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। क्लियर। तो इस चीज के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए गर्ल्स के लिए, ठीक, पार्टिसिपेशन में स्पोर्ट्स के। तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। अब ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या प्रॉब्लम होती है मेनार्क के अंदर। सबसे पहले मेनार्क होता क्या है, सबसे पहले तो वो पता करते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन यंग गर्ल। एक यंग लड़की के अंदर जब सबसे पहले ब्लीडिंग होती है, मतलब उसके सबसे पहले जब पीरियड्स आते हैं, उसी का हम मेनार्क कहते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली एज एट द 12 साल की उम्र में करीब आ जाते हैं लड़कियों को। इट वेरीज इन द फीमेल, लेकिन ये हर एक फीमेल के अंदर अलग अलग टाइम पे आते हैं। कैसे और क्या रीजन से, क्योंकि बायोलॉजिकल, जेनेटिकल और इन्वायरमेंटल और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के कारण। किसी में जल्दी आएंगे तो किसी में थोड़ा लेट आएंगे। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इफेक्ट क्या होता है मेंस्ट्रुअल या मैन आग का पहला इफेक्ट ऑन इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। सबसे पहला उसकी फिजिकल एक्टिविटी पे असर पड़ता है, ठीक है। मतलब इस टाइम पर या ऐसे हालात में लड़की ज्यादा जल्दी थक जाएगी, ज्यादा फिजिकली एक्टिविटीज नहीं कर पाएगी। ओके, ये चीज। उसके बाद स्लाइड रिडक्शन इन परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस लेवल में भी क्या होगी, थोड़ी सी कमी आ जाएगी। टू ऑफन एक्सपीरियंस पैनिक, कई बार वो पैनिक, डरती है इस चीज के अंदर, ठीक है, या रेस्टलेस महसूस करती है, थका हुआ महसूस करती है अपने आप को, या फिर स्ट्रेस में महसूस करेगी। ओके, फिर उसके बाद टू हैव द स्टोमक एंड वोमिटिंग, कई बार उसके पेट में भी दर्द महसूस होगा और उसको कई बार उल्टी आएगी, ठीक है, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है। आप मान लो पार्टिसिपेट कर रही है, कोई मैच खेल रही है और लड़की को मान लो ये मेनार्क हो गया, और मान लो मैच खेलते खेलते उसको वोमिटिंग होने लगी, या मान लो स्टोमक में एक होने लगा, तो बताओ कैसे खेलेगी वो, दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए कंसिडरेशन होना चाहिए यार। आगे देखो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है, ये एक तरीके का डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर मान लो इररेगुलर कंडीशन है वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जैसे कि मान लो नॉर्मली उस किसी भी लड़की को मेंस्ट्रुअल चल रही है, उसकी साइकिल चल रही है, रेगुलर आ रही है, सब कुछ आ रही है, पर अचानक से क्या हुई, रुक गई, 2-3 महीने आई नहीं। क्लियर। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ओके, तो एक डिसऑर्डर हो गया ये। क्लियर है। इससे भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है लड़कियों को, ठीक। देखो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है इससे, जैसे कि लाइक नॉट हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे उसके अब, ठीक है, जैसे आ रहे थे ना अभी तक वैसे नहीं आ रहे अब। उसके बाद प्रीमैच्योर सिंड्रोम, कई बार क्या होता है प्रीमैच्योर की एक्ट मैच्योर भी नहीं हुआ और उससे पहले ही, ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है। एंड ओब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में, ठीक है, जो पेट के नीचे का एरिया होता है वहां पे बहुत ज्यादा पेन महसूस करती है इस चीज में कई बार, ठीक है, लड़कियां। एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आ ही नहीं रहे, या तो कई बार बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इस तरीके से होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डिले इन फर्स्ट, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड, कई बार पहले ही पीरियड आने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। एंड नॉमिनल, ठीक है, साइकोलॉजी सॉरी फिजिक्सियोलॉजी फेस, और वुमेन्स में कई बार फिजिक्सियोलॉजी फेस होता है ये, और इसके लिए उनको हमेशा डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए एक बार, ठीक है, क्योंकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो इससे अच्छा डॉक्टर को दिखाओ कि क्या बात हो रही है। ओके, तो ये चीज इफेक्ट क्या होंगे, शॉर्टेज हो जाएगी ब्लड की बॉडी के अंदर, क्योंकि जब फालतू में इतना ब्लड निकलेगा, ठीक है, जितना निकलना चाहिए रिक्वायर जितना है उतना निकल जाए, ठीक है, पर उससे ज्यादा निकल रहा है ना, बार बार आ रहा है, टाइम से पहले आ रहा है कभी, ठीक है, कभी जल्दी जल्दी आ जा रहा है, तो इस वजह से, और इस वजह से क्या होता है ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है बॉडी के अंदर। एंड टू रिजल्ट इन द फ्रीक्वेंट फैटिग, और बहुत जल्दी थकेंगे। एंड सिम्टम्स ऑफ इरिटेबिलिटी एंड एग्जिट, बहुत ज्यादा इरिटेट होने लग जाएगी, जल्दी जल्दी बात पे गुस्सा करेंगी। ओके, एंड लूज बॉडी वेट, और बॉडी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उनका। और ऑब्डोमिनल पेन मींस पेट में दर्द रहेगा काफी। एंड ग्रेटली इंप्रूव फिजिकल परफॉर्मेंस, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन होने के तुरंत बाद लड़की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है उसकी फिजिकल एक्टिविटीज में या उसके क्रिकेट मतलब उसमें स्पोर्ट में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ओके, तो ये था वुमेन्स को लेकर कि वुमेन जो है पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट में, तो देखो क्या फायदा मिलता है उनको और थोड़ी क्या कंसिडरेशन हमें करनी चाहिए वुमेन्स को लेकर वो। ओके, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हमें थोड़ा सा और रह गया चैप्टर, बस वो और कर लेते हैं फटाफट से जल्दी से। One eternity later. तो बेटा जी अब हमें देखना है कि फीमेल जो एथलीट्स होती हैं उनको क्या सिंड्रोम्स होते हैं, क्या ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें ना क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनको, जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम जो है उनकी वो है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंदर क्या होता है कि उनकी जो बोन मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और स्केलेटन डिसऑर्डर एक तरीके का, क्योंकि देखो जब बोन्स का हमारे मटेरियल कम होगा तो वो वीक हो जाते हैं, जिस वजह से वो क्या हो जाती है, कई बार फ्रैक्चर हो जाती है। ओके, इसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स वही है कि रुप्चर्स ऑफ बोन्स ड्यू टू वीक बोन, मतलब टूट जाना बोन्स का, एंड अनवेरेबल पेन इन बोन्स एंड जॉइंट, बहुत ज्यादा पेन होना कई बार जॉइंट्स में और बोन में। उसके बाद फ्रीक्वेंट इंजरी, और बहुत जल्दी से क्या हो जाती है, इंजरीज हो जाती है। अब सिंपल चीज है, जब बोन्स इतनी कमजोर होगी तो टूटेंगी, इंजरी तो होनी है। ओके,
अब कोशिश क्या है, क्या कारण है इस बीमारी होने के या डिसऑर्डर के? पहला कारण इनसफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन डाइट, मतलब कैल्शियम की मात्रा का बहुत ज्यादा कम होना डाइट के अंदर, क्लियर। दूसरा अमरेन रियो के कारण, मींस इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होती है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर के कारण, कि आप खाना तो खा रहे हो पर बहुत अलग अलग तरीके से खा रहे हो, ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे कि आप क्या कर रहे हो कि कभी तो बहुत ज्यादा खा रहे हो या कभी फास्टिंग कर रहे हो फालतू में, जो कि जरूरत नहीं है, ठीक, उससे। एंड फिर उसके बाद बैड ईटिंग हैबिट्स के कारण भी ये हो जाता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सजेशन में क्या है कि हम किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी करो आप लोग। उसके बाद प्लेंटी ऑफ कैल्शियम है प्रोटीन रिच फूड को खाए। उसके बाद मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन कंसल्ट करने के बाद ही लिए डॉक्टर से, ओके। तो ये सिम्टम्स थे, उसके बाद कौन से, फिर उसके बाद सजेशन थे, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा डिसऑर्डर क्या है, वो है एमरोन रियो, जिसके अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड 3 मंथ्स और मोर। इसमें क्या होता है 3 मंथ या उससे ज्यादा, कई बार क्या होता है मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है गर्ल्स की वो आना रुक जाती है। अब ये दो तरीके की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लाइक इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आने होते हैं वो ही नहीं आते, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, क्लियर। कि लड़की 18 साल की हो जाती है या उससे ऊपर भी हो जाती है पर उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होती, तो वो प्रॉब्लम आती है जो प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी कि गर्ल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल सही सलामत चल रही थी, ठीक है, पर अचानक से क्या हुआ, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी रुक गई, 3 मंथ या उससे ज्यादा टाइम हो गया पर वो नहीं आ रही वापस, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होती है सेकेंडरी के अंदर, ओके। कोजेस क्या होते हैं इसके, मतलब किन कारणों की वजह से हो सकता है। पहला जेनेटिक ऑर्डर है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। फिर डिसऑर्डर ऑफ प्यूटरी ग्लैंड के कारण भी हो सकता है। ओवरियन डिसऑर्डर के कारण हो सकता है। हाइपर रेंडर ज्यूनिमिज्म के कारण, साइक्रेस्टिक डिसऑर्डर के कारण, ठीक है, या फिर एब्यूज ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, ज्यादा ड्रग्स या अल्कोहल की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके कोजेज हैं जिस वजह से ये एमरोन रियो हो सकती है बीमारी, ठीक है, डिसऑर्डर गर्ल्स के अंदर। उसके बाद तीसरा डिसऑर्डर है ईटिंग डिसऑर्डर। ये दो तरीके का होता है, एक एनोरिक्सिया नर्वोसा, फिर बुलिमा या बुलिमिया, ठीक है, बुलिमिया होता है, क्लियर। तो ये दो तरीके का होता है। अब देखो सबसे पहला क्या होता है इसके अंदर, एनोरेक्सिया में, इसमें पेशेंट जो होता है ना ओबेसिटी फियर, उसको एक डर होता है कि कहीं उसका वेट ना ज्यादा गेन हो जाए, ठीक है, ये डर होता है उसको, जिस वजह से ना वो क्या करता है, खाना कम खाता है। जैसे कि देखो किस तरीके से खाना खाता है, रेस्ट्रिक्टेड तरीके से। इसमें क्या करेगा वो, या तो मतलब जैसे कहता है फास्टिंग वगैरह करने लग जाएगा या कम खाएगा इस तरीके से। और फिर दूसरे में क्या होता है रेक्टल में, इस तरीके में वो क्या करता है, खाना तो खाएगा पर खाना खाने के तुरंत बाद इमीडिएटली जाके वोमिटिंग करने लग जाता है, ठीक है, उस खाए हुए खाने को डाइजेस्ट भी नहीं होने देता, और पहले से पहले क्या कर देता है, उसको वोमिट करके बाहर कर देता है, ठीक है। या फिर मान लो कुछ दवाइयां वगैरह खाकर भी उसको बाहर कर लेता है, क्लियर, कि खाना खाया तुरंत मेडिसिन खाई और उसको बाहर कर दिया, ठीक है, क्लियर, अनडाइजेस्ट को। उसके बाद कोजेस क्या हो सकते हैं, सोशल, बायोलॉजिकल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के। समाज की वजह से कि मैं बहुत ज्यादा मोटा ना हो जाऊं, मैं कैसे रहूंगा, है ना, इस लाइक इस तरीके से। बायोलॉजिकल भाई अब बंदे के कुछ अंदर हो इंट्रूली। अब पर्सनल नहीं होना चाहता वो बंदा, हैंडसम दिखना चाहता है, क्लियर। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, जैसे मॉडलिंग वगैरह बंदा कुछ कर रहा है लाइक जैसे मान लो, तो उसको साइकोलॉजिकली क्या है कि मुझे फिट रहना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो सिम्टम्स क्या होता है, डिक्रीज इन वेट, वेट गिर जाता है एकदम बहुत जल्दी बंदे का। इरेगुलेटरी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, लड़कियों की मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है, इरेगुलेटरी आ जाती है। एंड वॉमिटिंग, उल्टियां होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। और ईट वेरी लिटिल फूड, बहुत कम खाना खाते हैं। एंड अवॉइड सोशल गैदरिंग, शादी ब्याह में जाना क्या कर देता है, इग्नोर करते हैं। एंड फीलिंग वीकनेस, और हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, ओके। प्रिवेंशन क्या है, वही कंसल्ट करो डॉक्टर से, ठीक है। और चिल्ड्रन को हमेशा ये चीज समझनी चाहिए कि मोटा होने से उनकी सुंदरता नहीं बिगड़ सकती, ठीक है, ये ज्यादा खाना खाने से वो मोटे नहीं हो सकते, ओके। वहीं अब बात करूं दूसरा ईटिंग डिसऑर्डर की, तो वो है बुलिमिया, ठीक है। पेशेंट इसमें क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा खाना तो खाएगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड, बहुत कम टाइम में ज्यादा खाना खाएगा, ठीक है, लेकिन सब्सिक्वेंटली, लेकिन जल्दी ही, ठीक है, खाने के तुरंत बाद ही इंजेक्ट कर देगा उसको, मतलब बाहर कर देगा खाने को बाय द बॉडी थ्रू आउट द वोमिटिंग, उल्टी कर, ठीक है, खाना खाया इमीडिएटली उल्टी कर दी जाके, मतलब वोमिटिंग कर दी और सारा खाना बाहर, ठीक है, डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, बाहर कर दिया उसको। और इसके अंदर भी दो तरीके होते हैं, एक पर्गिंग और नॉन पर्गिंग। पर्गिंग में क्या है कि बंदा फास्टिंग वगैरह, ठीक है, और नॉन पर्गिंग में वही मेडिसिन थ्रू गए, क्लियर। नॉन पर्गिंग के अंदर क्या करेगा, फास्टिंग और स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह करेगा, क्लियर। और यहाँ पे पर्गिंग के अंदर क्या करेगा कि वॉमिटिंग करके या
अल्कोहल वगैरह दवाइयां लेकर वो क्या करता है, उसको बाहर कर देता है, डाइजेस्टेड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को। ओके, यहाँ पे कोशिश क्या है, हेरिडिटरी मतलब पेरेंट्स से मिल सकता है आपको, या फिर सोशली, साइकोलॉजिकल, या फिर अदर फैक्टर्स। ओके, सिम्टम्स, विजिटिंग बाथरूम आफ्टर एवरी मील, खाना खाएगा, खाना खाते ही तुरंत बाथरूम, क्लियर। उसके बाद डिहाइड्रेट ड्यू टू रिपीटेड वॉमिटिंग, ज्यादा वॉमिटिंग के कारण क्या होता है, पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेट महसूस करता है। ईट अंटिल दे बिगिन टू बी एक्सपीरियंस एब्डोमिनल पेन, जब तक उसके पेट में दर्द ना हो तब तक खाता रहेगा, क्लियर। एक्सट्रीमली एक्सरसाइज, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि ताकि हम मोटे ना हो जाए। उसके बाद यूज लेक्सिबिटीज एंड डिक्रेट्स एंड मील्स एंड आफ्टर द ईट मील, खाना खाने के तुरंत बाद ही कोई ना कोई ऐसी दवाई खाते हैं जिससे कि जो खाया हुआ खाना है वो बाहर आ जाए, मतलब इंजेक्ट हो जाए, ठीक है, इंजेक्ट हो जाए बाहर की तरफ। क्या है, टू टेक गुड केयर ऑफ द देयर बॉडी, प्रिवेंशन ये है कि अपनी बॉडी का केयर करो आप, एंड स्पेशल अटेंशन रखो, ठीक है, शुड बी गिवन टू दी हेल्थी ईटिंग हैबिट्स एंड एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बस यही प्रिवेंशन है। ओके, तो बेटा जी इतना ही था ये चैप्टर। तो अगर बेटा जी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।